अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वर्मी कंपोस्ट खाद बनी अच्छी आय कमाने का जरिया। कम समय में स्वीट कॉर्न मक्का की खेती से कमा सकते हैं अधिक आय। आजकल किसानों की जोत कम हो रही है। ऐसे में किसान कृषि के साथ अन्य व्यवसायों को अपना रहे हैं और अच्छी आय भी कमा रहे हैं। आज हम आपको गांव सुंदरपुरा, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान सीताराम यादव से मिलवाने जा रहे हैं, जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर अपनी फसलों में तो उपयोग कर ही रहे हैं, साथ ही अच्छी आय भी कमा रहे हैं। तो ये किसान किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। जैसा कि पिछले वर्षों में कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ दी थी। कोरोना काल में लोगों के कामकाज ठप हो गए थे। बहुत से लोगों की तो रोजी रोटी पर संकट आ गया था। ऐसे में करें तो क्या करें और क्या नहीं। लेकिन इस विकट परिस्थिति में भी बहुत से किसानों ने हार नहीं मानी और अपने घर पर ही व्यवसाय खड़ा कर दिया। ऐसे ही है ये किसान जिन्होंने कोरोना काल में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना शुरू किया और आज वे दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। ये वर्मी कंपोस्ट हमने लॉकडाउन में चालू किया था और सिर्फ 12 पेड़ से घर के लिए चालू किया था। धीरे धीरे हमने बढ़ाते 700 पेड़ के करीबन कर लिया। किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना किसानों के लिए काफी आसान है। वर्मी कंपोस्ट खाद को किसान अपने स्तर पर कम खर्च में आसानी से बना सकते हैं, जैसा कि ये किसान कंपोस्ट खाद बना रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट को हमने सबसे पहले तो हमने बिल्कुल पक्के फर्श का साफ सुथरा गोबर यूज में लेते हैं। इसके बाद में उसको 4-5 रोज पानी में के अंदर ठंडा करके उसकी पूरी गैस खत्म करके फिर इसकी बेडें लगाई जाती है। बेड भी जैसे अपने जो प्लास्टिक की पन्नी आती है, इसके ऊपर इसको हमें नीचे बिछा करके और फिर इसकी बेडें लगाते हैं। बेडें लगाने के बाद में इसको 3 दिन फिर इसको ठंडा किया जाता है। उसके बाद में इनके ऊपर कल्चर छोड़ा जाता है। जैसे एक 20 फुट की बेड के ऊपर हमने 10 किलो केचुए छोड़ते हैं। हम सर्दियों में 3 या 4 रोज से पानी देते हैं और गर्मियों में इसके अंदर डेली पानी लगता है।
वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए ये किसान मौसम के अनुसार प्रबंधन करते हैं, जिससे इनको अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट खाद बनकर तैयार होती है। और वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर ये किसान अपनी फसलों में तो उपयोग कर ही रहे हैं, साथ ही वर्मी कंपोस्ट खाद को बेचकर अच्छी खासी आय भी कमा रहे हैं। और ये करीबन 2 महीने के अंदर तैयार होता है। फिर इसकी उतारने की विधि है जो धीरे धीरे जैसे ये तैयार होता है तो खाद इसको हम 2-2, 3-3 जैसे इंच इसकी ऊपर से परत उतार के और इकट्ठा कर लेते हैं और धीरे धीरे आखिर जा करके 2 इंच जब रहता है तो उसको दूसरी बेड में शिफ्ट कर लेते हैं। मशीन से छान करके फिर इसको कट्टों में तैयार किया जाता है। फिर हमें जैसे कट्टों में इसकी पैकिंग करते हैं। 50 किलो का कट्टा भर के इसकी पैकिंग किया जाता है, 1 किलो या 5 किलो। इसको हमें जैसे कट्टों में पैक करके 8 या 7 रुपए के किलो के हिसाब से बेचते हैं। तो इसमें हम लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और वर्मी वाश भी तैयार करते हैं। इसकी वर्मी वाश जैसे हमने बगीचा लगा रखा है तो उसमें यूज लिया जाता है और इसमें बहुत अच्छी इनकम है। वर्मी कंपोस्ट फसलों में उपयोग करने के बहुत से फायदे हैं। फसलों और बागवानी से गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन मिलता है, भूमि की उर्वरता बढ़ती है, पौधों की अच्छी बढ़वार होती है, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, भूमि में जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। इसकी आय बहुत अच्छी है। हम भी यहाँ पर मैं 3 साल से केवल यही खाद काम में ले रहा हूँ तो हमारी भी पैदा बहुत अच्छी है। यूरिया और डीएपी दवाई जहर से इसको बचाने के लिए वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल फायदा लायक चीज है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा किसान इसको काम में ले। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। स्वीट कॉर्न की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग होने के कारण इसको डिब्बाबंदी करके निर्यात भी किया जा रहा है। शहर के आसपास के क्षेत्रों में स्वीट कॉर्न की खेती वर्ष भर करके किसान कम समय में अधिक लाभ कमा रहे हैं। इसकी खेती किसानों के लिए आत्मनिर्भरता और रोजगार के लिए उत्तम विकल्प हो सकती है। सामान्य मक्के की भांति ही स्वीट कॉर्न की खेती भी आसानी से की जा सकती है। तो चलिए इसकी खेती के बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राघव ठाकुर से। मैं आपसे आज मीठा मक्का स्वीट कॉर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह भी एक प्रकार का मक्का ही है जिसको आजकल काफ़ी शहरों में काफ़ी इसको लाइक किया जाता है और इससे काफ़ी मुनाफा आप कमा सकते हैं। जिस तरह से आप मक्का की खेती करते हैं उसी तरह से स्वीट कॉर्न की भी खेती किया जा सकता है। स्वीट कॉर्न, जिसके नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि ये भुट्टा सामान्य मक्का की तुलना में अधिक मीठा और स्वादिष्ट होता है, जिसे लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है। इससे अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं।
इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग होने के चलते इसे पैकिंग करके निर्यात भी किया जाता है। इस मक्का को दूधिया अवस्था में तोड़कर उपयोग में लाया जाता है। स्वीट कॉर्न मक्का में लगभग सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहने के चलते ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। पहला बिंदु है भूमि का चयन। मक्का आप जानते हैं कि हेवी फीडर क्रॉप है, इसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, तो वैसे खेत का चुनाव करें जिसमें कि आपका न्यूट्रिएंट स्टेटस, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ज़्यादा हो, प्लस जल धारण क्षमता भी ज़्यादा हो और भूमि से जल निकास भी अच्छा होता हो, वैसे भूमि का चयन करना चाहिए। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और पोषक तत्व प्रबंधन की। ध्यान रहे, हमने कहा है कि इसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, तो अंतिम जुताई के समय करीब 10 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से FYM छिड़क कर और खेत में मिला देना चाहिए। अब बारी उठता है कि फर्टिलाइजर हम कैसे दें। फर्टिलाइजर इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। 1 हेक्टेयर में 120 किलो नाइट्रोजन, तो आप बुआई के समय 130 किलो DAP, फास्फोरस करीब बुआई के समय 130 किलो DAP और करीब 68 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश देना चाहिए प्रति हेक्टेयर। जिस टाइम आप नी हाई स्टेज करीब 30 से 35 दिनों के बाद घुटने वाली अवस्था आती है, उस टाइम भुड़काव करना चाहिए करीब 25 किलो यूरिया। खरपतवार निकाल करके पौधे के पास इसको दाना को डाल दें और तब मिट्टी चढ़ाएं। तो और इसके बाद 1/4 यूरिया जो 25 किलो फिर होता है, वह जिस टाइम टेसलिंग धनबाल आता है उस टाइम देना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने फर्टिलाइजर को बांट के देंगे तो पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लेगा, पौधा का बरबार ज़्यादा होगा और उपज भी आपको अच्छा मिलेगा। उपयुक्त किस्म इसके लिए है माधुरी, प्रिया। इसका बीज चयन करें। सावधानी यही रखें कि जितना भी हमने किस्म बताया है यह सब कम अवधि वाली फसल है, माने कम अवधि का मतलब कम दिनों में यह तैयार होता है। अब बारी आता है कि सोइंग टाइम, सीड रेट। स्वीट कॉर्न के लिए सीड रेट कहा गया है 4 किलो प्रति एकड़ या 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसका पंक्ति टू पंक्ति करीब 75 सेंटीमीटर या कह सकते हैं 2.5 फुट, और सीड टू सीड या पौधा से पौधा करीब 1 फीट की दूरी पर रखना चाहिए। इस तरह से यदि आप करेंगे तो करीब 1 एकड़ में 20-22 हजार पौधे मिलेंगे और 1 हेक्टेयर में करीब 53,000 पौधे मिलेंगे। स्वीट कॉर्न फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए एट्राजीन की 1.5 किलोग्राम की मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल की बढ़वार अच्छी होगी। जैसे आप अनाज के लिए जो मक्का करते हैं तो उसके लिए आप ग्रेन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, जबकि स्वीट कॉर्न में पकने, हमको फसल को पकने नहीं देना है। फसल में जैसे ही धनवाल आया उसके बाद टेसलिंग होता, सिल्किंग होता है, तो पॉलिनेशन के करीब 20 दिनों के बाद इसका कॉब को, भुट्टा को हार्वेस्ट किया जाता है। भुट्टा को हार्वेस्ट करते समय आप देखेंगे दाना में दूध निकलता है। दाना में दूध निकलता है तो समझना चाहिए कि अब हमारा हार्वेस्ट करने लायक हो गया है। इसमें इस टाइम यदि आप तोड़ेंगे, भुट्टा को तोड़ेंगे, तो दाना में करीब 70% पानी उपलब्ध रहेगा और इसमें जो शुगर कंटेंट होगा, चीनी की मात्रा होगी, करीब 10 से लेके 20% होता है। इसीलिए यह खाने में मीठा लगता है।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। नींबू के बाग में अच्छी उपज वही किसान ले पाते हैं जो बागों की देखरेख पर विशेष ध्यान देते हैं, और नींबू के बागों की विशेष देखरेख करने की जरूरत भी है, तभी आने वाले दिनों में अच्छी उपज मिलेगी। तो आप नींबू के बाग में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसके बारे में बता रही हैं डॉक्टर ममता कुमारी। नींबू वर्गीय फसल बहुत ही बृहद शब्द है। एक शब्द में कई चीज़ें समाहित हैं। नींबू में नींबू भी आता है, जो हम लोग आम शब्द में नींबू घर में उपयोग करते हैं। संतरा भी आ जाता है, मौसमी भी आ जाता है, टाभा नींबू भी आ जाता है इसमें, जिसको गागल कहते हैं। और इसमें अलग अलग मौसम में अलग अलग किसानों को प्रबंधन करना चाहिए। जैसे अभी ठंड चल रहा है, और जैसे ही ठंड ख़त्म होगी पौधों में आपका फलन प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने बागों की सफाई करें, बगीचे की सफाई रखें, चारों तरफ जड़ के चारों तरफ अपना थल्ला का सफाई कर लें, उसमें किसी प्रकार का घास खरपतवार ना हो। खेती में हो सके तो ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। बाग में बरसात का पानी का रुकाव न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। बाग को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए पौधों के आसपास 1 मीटर तक खुदाई कर थाला बनाएं और पौधों के मुख्य तने को बोर्डो मिश्रण से पुताई कर दें। बाग में कैंकर, श्यामवर्ण, गोंद रिसाव जैसे रोगों के साथ साथ अनेक प्रकार के विषाणु जनित रोग लगते हैं। दूसरा, हमारे नींबू में आप गौर करते होंगे कि जब हमारा नींबू फलता है तो नींबू पर छोटा छोटा छिद्र टाइप होता है, वो सिट्रस कैंकर होता है। उसको पहचानने का कोशिश करें। नींबू की पत्तियों पर आप देखते होंगे कि छोटा छिद्र होता है, और इस तरह का नींबू की पत्तियों पर होता है, तना पर होता है, और इसका पहचान हमको कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसके प्रकाश संश्लेषण वाले क्षेत्र को वो कम कर देता है, जिससे उत्पादन में कहीं ना कहीं अवरोध प्राप्त होता है। और सर्वप्रथम अगर कम दिखाई दे रहा है तो उसकी कटाई छटाई कर दें। कटाई छटाई कर देने के बाद उसे मिट्टी में दबा दें, और किसी भी बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल दवा का, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, इस तरह का दवा बाजार में मिलता है, इस प्रकार का दवा का स्टिकर और शैम्पू मिला करके आप अपने पौधों पर छिड़काव करें। इस प्रकार सिट्रस सैला, नींबू की तितली, लीफ माइनर, सफेद मक्खी, छाल खाने वाले कीट, थ्रिप्स, मिलीबग जैसे कीट भी मौसमी के उपज को प्रभावित करते हैं। तितली के गीडार नई पत्तियों को काट कर खा जाते हैं, जबकि सैला पत्तियों के रस चूसकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कीड़ों को चुनकर मारें और पौधों पर मोनोक्रोटोफास दवा छिड़काव करें। किसी भी आप कीटनाशक का छिड़काव करें, खास करके वैसे कीटनाशक का छिड़काव करें जो सिस्टमिक होता है, जो प्लांट सिस्टम में, पौधे के सिस्टम में, पौधा में शामिल होकर के काम करता है। इस तरह के कीटनाशक का प्रयोग करें, और प्रयोग करके तब आप अपने बगीचे में पटवन अभी करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। फूल फल जब पकड़ ले
तो आप उसमें पटवन कर सकते हैं। फल पकड़ने के बाद आप इसको पटवन करें, ताकि आप जो को फल फटने की समस्याएं आती हैं वो हमारे किसानों को फल फटने की समस्याएं ना आए। इस प्रकार का अगर आप प्रबंधन करते हैं तो आपको नींबू में अच्छा उत्पादन देता है। नींबू आपको बाजार इसका मूल्य प्राप्त होता है। और कोशिश करें कि नींबू आप वैसे समय में निकालें जिस समय में उसका बाजार का मूल्य अच्छा हो मिलता है। और फल लगने के बाद निश्चित तौर पर आप अपने बागों का पटवन निश्चित तौर पर करें, लगातार पटवन करें। सप्ताह 10 दिन पर एक बार निश्चित तौर पर हल्की सिंचाई करते रहें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है भवानी मंडी जिला कोटा के कृषक प्रभाकर सिंह ने। यह भिंडी की उन्नत बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रभाकर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, भिंडी की खेती रबी एवं खरीफ दोनों ही मौसम में की जाती है। यह उत्तर भारत की प्रमुख सब्जी की फसल है, जिसमें लगभग सब्जी का 60% भाग भिंडी का योगदान है। इसकी बुआई फरवरी के दूसरे पखवाड़े में से लेकर के मार्च के महीनों तक की जा सकती है। सबसे पहले इसमें बीजों का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे आप बीज आप प्राप्त करने के लिए भारतीय बीज निगम से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें उन्नत किस्म अर्का अभय, अर्का अनामिका, पूसा, काशी क्रांति, काशी हरित, काशी नंदनी, हरभजन इत्यादि हैं। इसके लिए बीज दर 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत होती है। किसान भाई बीजोपचार जरूर करें। इसके लिए आप सबसे पहले बीज को 18 से 20 घंटे तक आप इसे पानी में भिगोएं, फिर इसे छाया में सुखाएं और तत्पश्चात इसे छाया में सुखाने के बाद कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति केजी के अनुसार उसमें मिला करके साथ में आप जो है 6 ग्राम प्रति केजी के अनुसार इमिडाक्लोरोपिड से बीजोपचार करें। तत्पश्चात इसका रोपण करें। भूमि का चयन आप ऐसा जगह करें जहां जल निकासी की सुविधा अच्छी हो, साथ में दोमट मिट्टी वाली ज़मीन हो। इसके लिए पहली जुताई हैरो से करके दूसरी जुताई कल्टीवेटर से करें, फिर भूमि का समतलीकरण पाटा से करें और इसमें खाद की मात्रा गोबर खाद जो है 10 से 15 टन। गोबर की खाद का प्रयोग 2 से 3 साल में एक बार जरूर करें, ताकि मिट्टी में जीवांश पदार्थों की कमी न हो और मिट्टी ऊसर न बने। जिस समय आप गोबर की खाद का प्रयोग करें, उस फसल के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग आधा कर दें। आमतौर पर भिंडी की फसल के लिए यूरिया 200 किलोग्राम, DAP 132 किलोग्राम और MOP 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर संस्तुत किया गया है। इसमें से यूरिया की 100 किलोग्राम और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय दें और 100 किलोग्राम यूरिया खड़ी फसल में प्रयोग करें। इसमें बीज से बीज की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं, जबकि कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडीमिथिलिन 3.3 लीटर साथ में 1000 लीटर पानी में घोल करके 1 हेक्टेयर में इसका प्रयोग 2 दिन के अंदर करें, जिससे फसल प्रभावित ना हो। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर